मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, ये होते क्या है? मौलिक अधिकार बहुत ही बुनियादी मानवाधिकार होते हैं, बुनियादी मानवाधिकार होते हैं, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जैसे कानून के समक्ष बराबर होने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट, रिलीजन या किसी भी आधार पे। आर्टिकल 15 या अवसर का अधिकार, बराबर अवसर का अधिकार। आर्टिकल 16 तो ये गरीब या अमीर सबके लिए बराबर है। तो ये सारे अधिकार, इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और इन अधिकारों को किससे सुनिश्चित किया? संविधान ने सुनिश्चित किया, गारंटी दी अपने नागरिकों को कि ये अधिकार हम आपको देते हैं। और इस अधिकार का अगर कोई भी हनन करेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई नागरिक हो, तो उसके अगेंस्ट याचिका दायर की जाएगी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और वहां से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। इसलिए मौलिक अधिकार न्याय संगत अधिकार है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ पे आया? तो बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले मौलिक अधिकार को अपने यहाँ पे लागू किया, बिल ऑफ राइट्स आया था। ठीक है, यूएसए ने, इसीलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया गया है। अपने संविधान के अंदर भी मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले इसने मांग की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने पेश किया, सबसे पहले इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की थी भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्रिटिश की हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता था, बहुत हैरेसमेंट, बहुत वायलेंस होता था इंडियंस के अगेंस्ट में। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल प्रपोज किया था 1895 में, इसका प्रस्ताव दिया था। ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, ये हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वहां पे इन्होंने फंडामेंटल राइट को अपने रिपोर्ट में डाला था। ठीक है, और फिर कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, कराची अधिवेशन हुआ, और वहां पर मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव एक लाया गया। उस प्रस्ताव को किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था, नेहरू जी ने। ठीक है, 1931 में नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को बनाया। मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो नेहरू जी ने बनाया, और इसकी अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी 1931 में, किसने की थी? पटेल जी ने की थी। ठीक ठीक है, अब इसको कहां रखा गया? मौलिक अधिकार को पार्ट 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, पार्ट 3 में रखा गया है, क्योंकि पूरा संविधान पार्ट्स में बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहले भाग में यूनियन ऑफ स्टेट है, सेकंड में सिटीजन्स के बारे में, नागरिकता के बारे में, और तीसरे में मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इसके आर्टिकल 12 से 35 में इसको मेंशन किया गया है, इसको डाला गया है। मौलिक अधिकार जैसे बताया गया न्याय संगत है। अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन करेगा, वायलेशन करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका के थ्रू अपनी न्याय की गुहार लगा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। ठीक, और मौलिक अधिकार का अभिभावक किसको बोलते हैं? मौलिक अधिकार का अभिभावक किसको बोलते हैं? न्यायालय को, जुडिशरी को, क्योंकि आप उसी से ही न्याय की गुहार लगाते हैं। एक तरह से वो गार्जियन का काम करता है, गार्जियन का काम करता है। और सवाल आता है कि कौन से अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिकों को ही दिए गए हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे ही याद करना होता है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, तो 15 में क्या है? 15 में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और 16 में बराबर अवसर की बात की गई, बराबर अवसर की बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई। 29 में मतलब अल्पसंख्यकों का अधिकार है, और ये भी 30वीं अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसमें क्या करना है कि जो स्कूल वगैरह बनाते हैं, मदरसा वगैरह बनाते हैं मुस्लिम, उसमें उसके लिए, उनके लिए अधिकार दिया गया है। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए दिया गया है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णा, इन्होंने बोला था अ प्लेस टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। फंडामेंटल राइट के बारे में बोला था कि ये
हमारे लोगों से एक तरह का प्लेज है, एक वादा है, ठीक है। और पैक्ट किसके साथ? एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ, एक सब दुनिया के साथ एक हमारा क्या है? पैक्ट है, एग्रीमेंट है। और फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट टू रीजनल रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे ये सब्जेक्ट फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर आर्टिकल 19 A B C D E उसमें अलग अलग तरह के वो दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं। बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, पूरे देश में घूमने का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। लेकिन हम अगर सड़क के हमको किसी भी चीज़ से अगर हमको मानो परेशानी होती है और हम सरकार के अगेंस्ट नारेबाजी करने लगते हैं सड़क पे, या ऐसे क्षेत्र पे जहाँ पे अच्छा खासा पब्लिक इकट्ठा होता है, वहाँ पे नारेबाजी करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरह से पीस डिस्टर्ब हो जाता है उस एरिया का, ठीक है। तो सरकार के पास ये पूरा अधिकार है कि हमको हटा करके वहाँ पे शांति स्थापित करें, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 या जितने भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है आपके वजह से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें हेड स्पीच भी आता है। हम किसी के अगेंस्ट कुछ बोलने लगे, ठीक है, हेड स्पीच देने लगे, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट देने लगे, तो क्या होगा? सरकार हमको जेल में डाल देगी, ठीक है। तो ये उचित प्रतिबंध है, उचित प्रतिबंध है और होना भी चाहिए ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, ठीक। तो कोई भी फंडामेंटल राइट आपका जो है वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, देश के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी कोर्ट केसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कोर्ट केस आया A.K. गोपालन केस। A.K. गोपालन केस है 1950 में, A.K. गोपालन केस है 1950 में। यहाँ पे बात की गई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हुआ कि आपको एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना। अगर प्रोसीजर आपने फॉलो किया, ठीक है, या मतलब इसको और अगर इजी वे में समझे कि जो लिखा है, जो बुक में लिखा है उसको फॉलो करना है, जो संविधान में लिखा है उसको फॉलो करना है, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी जो बुक में लिखा है उसी को फॉलो करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये बोलता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि A.K. गोपालन केस ने बोला कि फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इनका रीजन क्या है? क्योंकि अब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 13 12 से 35 है संविधान, उसमें मौलिक अधिकार के ऊपर पूरे आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 13 बोलता है कि हम सिर्फ लॉ में चेंज कर सकते हैं, लॉ के अंदर ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लॉ में ही अमेंडमेंट हो सकता है। और लॉ क्या क्या है ये सारा बताया गया है आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 में जैसे स्टैट्यूटरी कोई भी संवैधानिक कोई लॉ एक्ट पास हुआ है, ठीक है, या कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ, अध्यादेश पास हुआ है, या कोई ऑर्डर पास हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है, ये सारे क्या है? ये सब लॉ हैं। लेकिन आर्टिकल 13 में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के बारे में नहीं मेंशन है। इसलिए इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 में के अनुसार संविधान संशोधन कोई लॉ तो है नहीं, तो इसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए हम फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट में हम बदलाव नहीं कर सकते। यहां हमने लिखा भी अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान संशोधन लॉ नहीं है, इसलिए बदलाव या अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक। फिर आया शंकरी प्रसाद केस 1951 में। शंकरी प्रसाद केस 1951 में इसने बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट सांसद फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक। उसके बाद गोरखनाथ केस आया। अच्छा, ये जो टाइम वेट चल रहा है ये बहुत ही पावरफुल लीडर्स का टाइम चल रहा है। जैसे नेहरू जी थे बहुत ही पावरफुल, ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी आएंगे वो भी बहुत पावरफुल, ठीक। तो जब भी कोई बहुत ही पावरफुल नेता होता है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसका जुडिशरी पड़ता है, नो डाउट, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो गोरखनाथ केस है, तो इन्होंने भी बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। इन्होंने सेम आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्टिकल 13 के अनुसार, ठीक है, कि संविधान संशोधन लॉ तो है नहीं, तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा पार्लियामेंट
और न्यायालय के बीच में हमेशा टसल चलता है। तो क्या किया, अब जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, जो भी पार्टी पावर में होगी वो बुरा लगेगा, अगर कुछ बदलाव करना चाहती है तो उसके लिए बुरा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, 24 संविधान संशोधन पास कर दिया। 24वां संविधान संशोधन पास हुआ 1971 में, और गोरखनाथ केस के जो भी वर्डिक्ट था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, ऐसे होता भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वो पास किया, जजमेंट पास किया, तो उसको ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट एक्ट बना देती है। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1971 में। ठीक है, तो और इन्होंने गोरखनाथ केस में ये बोला था कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों को वो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। मान लो कोई भी ऐसा आर्टिकल है, राइट टू वर्क है, ठीक है, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में दे रखा है नीति निर्देशक तत्व में, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ वो होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसा बोला किसने, गोरखनाथ केस ने। उसके बाद आया केशव नंदा भारती केस। इस केस में बोला गया 1973 में एक केस आया था। ठीक है, इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि इसने बीच का रास्ता निकाला। इसने कहा कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत मूलभूत हैं फंडामेंटल राइट्स में, और जो है प्रियम्बल में कई जगह पे बहुत मूलभूत हैं जिनको हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकुलरिज्म है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे फेडरलिज्म है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अलग अलग चीजें आई, जिसमें बोला गया कि हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा उसको पार्लियामेंट या कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, बाकी चीजों में बदलाव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मेनका गांधी केस आया। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यही हुआ कि जैसे बोला ना कि आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन लॉ नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अब इसका ऐसे होगा तो कि अगर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात, आज की सोसाइटी अलग है, 100 साल बाद कुछ अलग होगा, तो इतना रिजिड स्टैंड नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय का में बदलाव हो रहा है, समाज बदल रहा है, उसके अनुसार चीजें बदलो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वही फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनका गांधी केस में जो इनको फॉरेन जाना था मेनका गांधी को, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, कुछ मामला चल रहा था, तो उसके आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने कहा कि हमारा बाहर जाना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके आया, नॉट दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया गया। और आर्टिकल 21 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी जोड़ा गया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब अगर हम विदेश जा रहे हैं और मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई बीमारी है और इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा जाएगा। तो जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भारत के अंदर ही है। अगर ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दूसरे देश में होगा तो वो आर्टिकल 21 के बारे में बात की जाएगी। आर्टिकल 21 आपको गारंटी देता है विदेश जाने का अधिकार, और आर्टिकल 19 गारंटी देता है देश के अंदर घूमने का अधिकार। ठीक है, तो ये पूरा केस था। आर्टिकल तो क्या है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। तो रिमूव्स ऑल ये क्या है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, खाली सेंटेंस बनाया जाए ताकि अगर दिमाग में सेंटेंस फिक्स हो जाए, अगर रट जाए तो आपको आर्टिकल आसानी से रट जाए। लॉ आर्टिकल 40 मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के सामने बराबरी। ठीक है, और उसके बाद डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करना। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन कितना है, आर्टिकल 15। उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटी या अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर समान अवसर सबके लिए। ठीक है, ये कब होगा, आर्टिकल 16 में होगा। फिर यू फॉर अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता को या छुआछूत को खत्म करना, आर्टिकल 17। उसका बी का मतलब कोई मतलब नहीं है, बी नल है। ठीक, उसके बाद टी टाइटल, ठीक है, उसको खत्म करना।
आर्टिकल 18। तो ये आपका पूरा संविधान है, इसे एक आपको पूरा रट जाएगा अगर इस आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो पहले राजा महाराजा जो टाइटल लगाते थे वो सब खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19A से F तक है, 19A से F तक है, A से F तक है। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो आर्टिकल 19A स्पीच, 19B में असेंबल, 19C में एसोसिएशन, संगठन इसको बोलते हैं, संगठन। अब इसको याद ऐसे करना है कि सपोज करो कि हमने स्पीच दी किसी भी बारे में, मान लो भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमने स्पीच दिया कि भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और कुछ लोग सहमत होंगे उस चीज़ से, कुछ लोग असहमत होंगे। जो सहमत होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, इकट्ठा होना। हमने पहले स्पीच दी, हमने कोई भाषण दिया, उस भाषण से कुछ लोग सहमत होकर के इकट्ठा हो गए, ठीक है। फिर हमने और उसके बारे में बात करी, तो कुछ लोग जो लाइक माइंडेड लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने कहा कि हाँ ये इस मुद्दे को हमको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना है या राज्य स्तर का मुद्दा बनाना है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक संगठन बना लिया, ठीक है। तो पहले एक स्पीच दी, ठीक है, स्पीच दी, लोग इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए, फिर एक संगठन बना लिया। अब क्या कर रहे हैं, राज्य हर जिले में, हर राज्य में जाकर के लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि देखो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एक हम लोग पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मूवमेंट चलाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और हमारे मूवमेंट से जुड़े, हमारे संगठन से जुड़े, ठीक है। तो पहले स्पीच दिया, भाषण दिया, फिर इकट्ठा हुए लोग, इकट्ठा होने के बाद हमने एक संगठन बना लिया, ठीक। संगठन बनाने के बाद पूरे भारत के अंदर राज्यवार और जिलावार हम लोग हर जगह घूम रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। मूव फ्रीली, मूव फ्रीली, ठीक है। तो ये पड़ेगा राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएशन, फिर राइट टू मूव फ्रीली, लेकिन भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर। ये आर्टिकल 19D जो आपको अधिकार देता है, घूमने का अधिकार देता है, वो सिर्फ भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 21 आपको बाहर जाने का अधिकार देता है, मतलब राइट टू मूव आउट ऑफ इंडिया। अगर आपको फॉरेन जाना है, ठीक है, और आपका किसी भी कारणवश आपका पासपोर्ट जब्त हो गया, तो आपको जो अधिकार मिलेगा वो आर्टिकल 21 के तहत अधिकार मिलेगा आपको बाहर जाने का। केस हुआ था मेनका गांधी केस, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। फिर अब क्या हो रहा है कि आप पूरे भारत के अंदर घूम रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो अपने जो आपका एजेंडा है, जो आपकी पार्टी है, या जो भी जिस के तहत आपका संगठन बना है। अब क्या हो, संगठन का एक हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा, आप रुकोगे, एक जगह रुकोगे और संगठन का एक हेडक्वार्टर बन गया। रिसाइड एंड सेटल, आर्टिकल 19E, डिसाइड एंड सेटल, राइट टू डिसाइड एंड सेटल, मतलब रहने का अधिकार, ठीक है। तो इसके तहत आपने एक ऑफिस बना लिया, एक स्टोरी के तहत इसको याद कर रहे हैं। पहले स्पीच दिया, इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, एक संगठन बनाया, संगठन के बनाने के बाद अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो मुद्दा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर घूम रहे हैं। तो क्या हो गया, मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली। उसके बाद क्या होगा, रिसाइड एंड सेटल, एक जगह रह करके हम एक हेडक्वार्टर बना लेंगे, जो भी हमारा संगठन होगा उसका हेडक्वार्टर बन जाएगा, और फिर उस पर काम आगे चलेगा। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, मतलब जॉब करना। अब क्या होगा, इसके अंदर, इस संगठन के अंदर लोग काम करेंगे, जॉब करेंगे, और आपका जो भी एजेंडा होगा या आपका जो भी कार्य होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका दूसरा एक ट्रिक भी है, अगर इससे नहीं याद हो रहा है तो, सैम रिसाइड इन पोलैंड, ठीक है। तो SAAM ये हो गया, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन एंड मूव फ्रीली। सैम का मतलब ये हो गया, ये ट्रिक आपकी है। अगर उससे नहीं याद, स्टोरी से नहीं याद हुआ है तो उससे बता रहे हैं। रिसाइड में ये याद आएगा, तो 19A का ये, B, C, D, ये होगा E, और P फॉर पोलाइट, मतलब प्रैक्टिस या प्रोफेशन, प्रैक्टिस या प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, सैम रिसाइड इन पोलैंड, ये हो जाएगा रिसाइड, ये हो जाएगा पोलैंड। P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन,
ठीक है। तो ये सब ट्रिक हमने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है, कुछ गूगल से है, कुछ खुद से बनाया है, ऐसी है। तो ढेर सारी ट्रिक है, तो उससे चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छे से, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आपने कोई ऑफेंस किया, मतलब कोई ऐसी गलती कर दी जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, कोई भी गलती, मतलब जो आईपीसी के तहत पनिशेबल है, तो क्या होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जिस भी तरह की गलती होगी, ठीक है, आपका क्राइम होगा, उसी के बेसिस पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जब आपको जेल में डाला जाता है, उसके बाद भी भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, ठीक है। वो अधिकार यहाँ पे देता है आर्टिकल 20। तो हमने कैसे याद किया आर्टिकल 20 को, 420 लिखे ना, 420। तो 20 में क्या आता है, 420, मतलब आईपीसी का एक आर्टिकल है 420, उसमें क्या है, चोरी वगैरह, थेफ्ट वाली चीज है। तो 20 से याद रखो ऑफेंस, 20 से याद रखो ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो आप आर्टिकल 20 को याद रखना है आपको 420 से। उसके बाद यह सबको याद है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें दो बहुत फेमस केसेस हैं, उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एक मेनका गांधी केस है। तो मेनका गांधी के केस में हुआ यह था कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, किसी भी कारणवश उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, और उनको जाना होता है कहाँ, बाहर जाना होता है, फॉरेन जाना होता है, विदेश जाना होता है, और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। तो इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत, हमने बताया था रिट्स होते हैं। अब इनका पासपोर्ट जब जब्त हुआ तो इन्होंने जो रिट जारी किया, याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये बोल के की कि हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है, और ये हमारा जो राइट टू लाइफ है ना एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, ये हमको रोक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने 3 आर्टिकल्स बोले, आर्टिकल 14, 19 और 21, कहा कि इन तीनों आर्टिकल का वायलेशन हुआ। आर्टिकल 40 में क्या था, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहीं इसका भी वायलेशन हुआ। आर्टिकल 19 इसका भी वायलेशन हुआ, आर्टिकल 19D का मूव फ्रीली, इसका भी वायलेशन हुआ, और उसके बाद आर्टिकल 21 का तो वायलेशन हुआ ही हुआ। और इस तीनों को बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, इन तीनों आर्टिकल को बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। ये थोड़ी अनरिलेटेड चीज थी, बता दी, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वो बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, जिसको वायलेट करना समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना होता है। ऐसा बोला गया था एक गोपाल केस में, लेकिन उसको चैलेंज किया गया। यहाँ पे मेनका गांधी केस में उसको चैलेंज किया गया, एक गोपाल केस को। मेनका गांधी केस में कहा गया कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करेंगे। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का काम क्या है, मतलब वो क्या करता है कि ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रीड करने का तरीका है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता था कि जो भी आर्टिकल में दे रखा है, जो भी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए, अपना अलग से दिमाग मत लगाइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को देखा जाए, कंडीशन क्या है उसको देखा जाए। अब जैसे मेनका गांधी केस है, मान लो इनको बाहर जाना था, और इनको की कोई मान लो कि कोई भी मेडिकल कंडीशन थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, और इनको दिखाना जरूरी है, तो इनका ये राइट टू लाइफ से रिलेटेड हो गया ना, फिर इनका जाना जरूरी है। तो यहाँ पे मूव फ्रीली, आर्टिकल 19D भी दे रखा है कि मूव फ्रीली, लेकिन उस टाइम ये वो डिमार्केशन नहीं था, ये अलग नहीं किया गया था कि 19D का मतलब होता है भारत के अंदर ही भ्रमण करना, भारत के अंदर ही घूमना, और 21 का मतलब होता है बाहर जाना का अधिकार। लेकिन अगर इनको मेडिकल कंडीशन है और बाहर जाना, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू लाइफ से जुड़ गया ना, ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ से जुड़ गया, इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं फॉलो किया जाएगा, कि मतलब हम आर्टिकल्स को अलग अलग तरह से देख रहे हैं, नहीं, हम हो सकता है कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, और जैसा केस आएगा उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होगा, और हम भी इवॉल्व होंगे केस को रीड करने में और उसको समझने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का फायदा मिल सके। अब भविष्य में नहीं पता किस तरह का केस आ जाए सामने, इसलिए मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा। एक गोपाल केस में प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को यूज किया गया था, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद एक केस आया के पुट्टास्वामी वाला केस, राइट टू प्राइवेसी का केस आया। राइट टू प्राइवेसी का केस आया।
राइट टू प्राइवेसी रिपोर्ट असमी की 2017 में, उसमें क्या बोला गया, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार दिया गया। प्राइवेसी का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो जैसे कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, या जो बड़े बड़े अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस सब में जो जितना भी आप सर्फिंग करते हो, जितना भी परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, वो सारा डेटा कलेक्ट होता है। मे भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते सोशल मीडिया पे आप किससे बात करते हो, किससे नहीं बात करते हो, क्या करते हो, वो आप जाहिर सी बात नहीं बताना चाहोगे कि कोई जाने। कंपनी इन डेटा को कलेक्ट करती है, यूज़ करती है, और इन कंपनी इस डेटा को यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक, जैसे कि मान लो कोई भी, अगर आप कुछ कपड़े देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद आप दूसरी वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका डेटा कंपनी यूज़ करती है, आपका डेटा कंपनी यूज़ करती है। इसको रोकने के लिए सरकार, ये तो एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत बड़ा एम्बिट होता है राइट टू प्राइवेसी का। इसको रोकने के लिए सरकार ने राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी बिल लेके आए थे, और उससे पहले राइट टू प्राइवेसी का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था। तो इसमें ये बोला गया था कि जो भी डेटा होगा वो भारत के अंदर होगा। डेटा लोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि जो भी डेटा होगा, जो भी कंपनीज होगी, फेसबुक है तो वो अपना डेटा यहीं पे रखे, बाहर लेके ना जाए। ठीक है, तो इसी को रोकने के राइट टू प्राइवेसी को जोड़ा गया। इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा गया। इसके बाद क्या आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A इससे पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पढ़ रहे थे और फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ रहे थे। इसके अंदर क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया 2002 में शिक्षा का अधिकार। हमने बताया था 8 और 6 को जोड़ो तो 14 बन जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, उनका अधिकार बना दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पुलिस या किसी भी एजेंसी का को शक हो जाए कि ये बंदा कुछ गलत गतिविधि कर सकता है, या राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी गलत काम कर सकता है, या लोगों के खिलाफ कुछ कर सकता है, तो क्या होगा? उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी नेता का मतलब देख लो, या कोई भी अगर बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन हो, अगर जरा सा भी शक हो जाए तो सरकार के पास, पुलिस के पास ये अधिकार है, संविधान ने ये अधिकार दे रखा है कि उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए और उसको डिटेन कर दिया जाए, मतलब नजरबंद कर दिया जाए। ठीक है, ताकि वो कोई गलत गतिविधि न कर पाए। तो ये आर्टिकल 22 में दे रखा है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 है, आर्टिकल 23 और 24। तो 23 में मानव तस्करी के बारे में दे रखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने का अधिकार। ठीक है, या उसको ना होने का अधिकार। तो और उसके बाद आर्टिकल इसी के अंदर आता है, जैसे विमेंस की ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो उसको रोकना, जैसे कि लोगों के बॉडी पार्ट्स वगैरह जो वो होते हैं, ट्रैफिक होती है, उसकी तस्करी होती है, उसको रोकने का अधिकार इसमें है। और आर्टिकल 24 इसमें बंधुआ मजदूरी, जो बच्चे होते नहीं है, बच्चे, उनका जो बाल मजदूरी होता है उसको रोकने का अधिकार। अब बंधुआ मजदूरी इसमें है, जिसको फोर्स लेबर बोलते हैं, फोर्स लेबर, वो भी इसी आर्टिकल 23 के अंदर है। आर्टिकल 23 के अंदर मानव तस्करी रोकना और बंधुआ मजदूरी को रोकना। अब इसको लेकर एक कानून बन गया है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल मजदूरी रोकने का अधिकार। ठीक है, उसको निषेध करना, उसको रोकना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बच्चे हैं जो होटल वगैरह में काम करते हैं, 24 घंटे उनसे काम करवाया जाता है, 24 घंटे काम करवाया जाता है। तो आर्टिकल 24 में दे रखा है। अब आगे चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ट्रिक क्या है? रियल मैन गिव टैक्स एज पर इंस्ट्रक्शन, रियल मैन गिव टैक्स एज पर इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में ट्रिक बनाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए इंग्लिश में ट्रिक बनाना चाहिए। ठीक है, रियल मैन गिव टैक्स एज पर इंस्ट्रक्शन। तो रियल का मतलब रिलीजन। तो आर्टिकल 25 में रिलीजन दे रखा है। ये किसके लिए? आर्टिकल 25 है नागरिकों के लिए है, मतलब लोगों के लिए है। कि उसमें क्या, रिलीजन को क्या प्रोफेस करो, उसको मानो, प्रैक्टिस करो,
और उसको प्रोपोगेट करो, आगे बढ़ाओ। ये अधिकार दे रखा है, किसको दिया है? इंडिविजुअल को, नागरिक को दे रखा है, नागरिक को दे रखा है। और इसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट में जब डिबेट हुई थी तो ये बोला गया कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। और लेकिन हिंदू में कौन कौन आते हैं? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म हिंदू में आते हैं, लेकिन पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये सब हिंदू उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो रियल में रिलीजन हो गया। मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों में प्रबंध करने का अधिकार या स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता या अधिकार, ये आर्टिकल 26 में दे रखा है। जैसे जो मदरसा होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करने का उनका अधिकार है कि उसमें स्टाफ वगैरह मैनेज करने का, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती है उनको उसको मैनेज करने का, ठीक है, या उसमें करिकुलम क्या होगा उसको मैनेज करने का अधिकार, ये सारा आर्टिकल 26 में दे रखा है। तो रियल रिलीजन मैनेज। टैक्सेशन, फिर टैक्स की बात आएगी। फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रचार हेतु कराधान से मुक्ति मतलब कि आप बाइंड नहीं हो कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स दें या फीस दें, आप उसके वो नहीं हो, मतलब बंधे नहीं हो उस चीज से। फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रचार हेतु कराधान से मुक्ति, तो टैक्स वाला आर्टिकल 27 में। फिर आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो कोई अगर जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, चाहे क्रिश्चियन के हों या मुस्लिम के हों या पारसी के हों, किसी के भी हों, उसके अंदर अगर वो स्टेट फंडेड है, अगर राज्य उसको पैसा दे रहा है, तो वो धार्मिक करिकुलम नहीं डाल सकता उसमें, मतलब धार्मिक चीज नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, धार्मिक चीजें नहीं पढ़ा सकता, तो ये इसके अंदर दे रखा है। अगर जैसे कोई मदरसा है, अगर वो राज्य सरकार से अगर वो लेगा, फंड लेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसमें धार्मिक चीजें ना पढ़ाए। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 28 तक। तो अब है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। इसमें दो आर्टिकल है, 29 और 30, ये दोनों माइनॉरिटी से संबंधित है। ठीक है, पहला आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों का हितों की सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें पहली चीज ये है कि माइनॉरिटीज जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक डिफाइंड नहीं। उसी तरह अनटचेबिलिटी भी डिफाइंड नहीं, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता भी डिफाइंड नहीं है, इसको नहीं एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट वर्डिक्ट से पता चलता है कि माइनॉरिटीज दो तरह के होते हैं, अल्पसंख्यक दो तरह के हैं। एक है भाषाई आधार पे और दूसरे रिलीजियस या धार्मिक आधार पे। तो रिलीजियस में आ रहा है बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम वगैरह, और लिंग्विस्टिक में आ रहा है जैसे द्रविडियन, संस्कृत बोलने वाले और पाली भाषा बोलने वाले, इन लोगों को लिंग्विस्टिक या भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो ये आर्टिकल 29 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से ये पता चलता है कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटीज प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए। अगर सवाल कभी आता है, ऑप्शन में आता है कि क्या आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटीज और प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए है आर्टिकल 29। ठीक है, और ये हो गया। ये सवाल आया था कि क्या माइनॉरिटी संविधान के अंदर डिफाइंड है, लेकिन नहीं डिफाइंड है। ठीक है, आर्टिकल 30 ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का अधिकार टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उनका अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शैक्षणिक संस्थाएं को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर वो राज्य सरकार से फंड लेंगे तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बस यही शर्त है। अगर वो सरकार से फंड लेंगे तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, जैसे मदरसा वगैरह जो मुस्लिम में है, ठीक है, या क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, ये पारसी के अपने जो संस्थान हैं शैक्षणिक। उसके बाद आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। उसमें क्या राइट टू प्रॉपर्टी था, हम बात कर चुके हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 44 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया है।
और इसको जो बना दिया गया लीगल राइट, इसको बना दिया गया लीगल राइट। इसमें है आर्टिकल 301 में डाल करके इसको लीगल राइट बना दिया गया, वैधानिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर जैसे हमने बताया कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार न्याय संगत अधिकार है। न्याय संगत अधिकार का मतलब यह हुआ कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके याचिका दायर करके, सुप्रीम कोर्ट से अगर दायर करेंगे तो आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट में दायर करेंगे तो आर्टिकल 26 के तहत आप याचिका दायर करेंगे और उस याचिका के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी मतलब कौन सा किस तरह का आपका वायलेशन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बेसिस पे फिर फैसला सुनाएगी, न्याय देगी। तो 5 तरीके के याचिकाएं होती हैं, 5 तरीके की याचिकाएं होती हैं। इससे पहले ये कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने बोला था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हार्ट एंड सोल है, संविधान का हार्ट एंड सोल है। अब 5 रिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो पहले हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल राइट की बात हो रही है कि अगर मान लीजिए किसी भी इंसान का आर्टिकल 22 के तहत डिटेंशन होता है, नजरबंद हो जाता है, वो सरकार को लगता है कि ये क्रिमिनल हो सकता है, ये कोई गड़बड़ काम कर सकता है, देश विरुद्ध कोई काम कर सकता है, तो सरकार ने उसको नजरबंद कर दिया। अब उसको ये लगता है कि नहीं वो गलत नहीं है, ठीक है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की कि नहीं हम जो है ऐसा कोई भी संदिग्ध काम नहीं कर रहे हैं जो देश के खिलाफ हो या किसी समाज के खिलाफ हो। तो अगर तो वो जो याचिका वो दायर करेगा तो आर्टिकल हेबियस कॉर्पस के अंदर, सॉरी आर्टिकल 32 के अंदर जो हेबियस कॉर्पस याचिका है उसके तहत दायर करेगा, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं वो सही है तो वो डायरेक्शन देंगे टू रिलीज अ पर्सन इफ अरेस्टेड अनलॉफुली, अगर वो बंदा अनलॉफुली कानून के विरुद्ध अगर उसको डिटेंशन दी गई है, नजरबंद किया गया है या उसको अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला देगी, कहेगी कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये रिट है। ये पब्लिक या प्राइवेट दोनों बॉडी के तहत के अगेंस्ट में, पब्लिक या प्राइवेट दोनों बॉडी के अगेंस्ट में जारी किया जा सकता है, ठीक है। ये याचिका दोनों के तहत इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का मतलब होता है, मैंडेमस जो वर्ड बना है मैंडेट से बना है, MANDA, ठीक है। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर, मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर, मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर किसके लिए? ऑर्डर काम करने के लिए ऑर्डर, ठीक है, या ड्यूटी। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है वो अगर काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। किस लिए? मैंडेमस के तहत दायर की जाएगी, इसलिए ताकि काम करो। पब्लिक ऑफिशियल अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो इसके तहत याचिका दायर की जाती है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं होती है, बिजनेस वगैरह के अगेंस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं दायर की जा सकती है। फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना, मतलब ये भी शब्द बना है, किससे? प्रोहिबिट शब्द से बना है, मतलब कोई रोका जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को रोक रहा है, क्या कर रहे हैं? ड्यूटी करने से यहाँ पे रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल रहा है। कोई ऐसा केस ले लिया जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, जैसे कि मान लो मर्डर केस, तो अगर ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो वो उसको नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे केसेस को अगर लोअर कोर्ट लेगा तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगाएगा, ठीक है। किस याचिका के तहत? प्रोहिबिशन की याचिका के तहत, प्रोहिबिशन की याचिका के तहत। ये सिर्फ जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही होता है, जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पे रोक लगाएगा। क्यों रोक लगाएगा? क्योंकि वो अपना क्षेत्राधिकार से बाहर निकल रहा है, ठीक। क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का अपना अपना क्षेत्राधिकार है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया है, ठीक। उसके बाद सेटियोरारी, सेटियोरारी भी शब्द बना है सर्टिफाई से,
SCERTI सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाइड किसी चीज पे क्या किया रहा है, सर्टिफाई का मतलब अप्रूव करना, ठीक है, सर्टिफिकेशन देना। तो अप्रूव किया जा रहा है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को किसी केस को जो है अगर बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हो गया तो हाई कोर्ट उस कोर्ट को उस केस को सर्टिफाई करके अपने पास बुला लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। उसके पास ये पावर है कि अगर कोई भी केस, जैसे क्या हुआ अयोध्या में जो राम मंदिर वाला केस था वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया, ठीक, तो अब वो केस चला था लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इस याचिका के बेसिस पे उस केस को अपने पास बुला लिया, ठीक है, सर्टिफाई करके कि ये हमारे लिए, ये हमारा केस है, हम इसको वो करेंगे, तो उस बेसिस पे, इस याचिका के बेसिस पे उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो खाली ये कह रहे हैं कि ये आपके जुडिक्शन के बाहर है, यहाँ पे वो केस जुडिक्शन के बाहर नहीं है, उसके बावजूद भी जब केस बहुत हाई फाई, बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उस केस को हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर लेता है, ये इसके पास पावर होती है, ठीक है। अब पांचवा है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब किस वारंट से, क्यो वारंटो मतलब किस वारंट से। अगर कोई, जैसे हम हैं, अगर हम IPS का बैच लगा करके और SP बन के घूमे पूरा पुलिस की यूनिफॉर्म में और किसी को भनक लग जाए तो क्या होगा, इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमसे पूछे किस वारंट से घूम रहे हो भाई, क्या ऑर्डर है तुम्हारे पास, तुम ये जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हो SP की, इसकी तुम्हारे पास पावर है क्या, इसका तुम्हारे पास कोई ऑर्डर दिया है किसी ने ऐसा करने का। तो क्यों वारंट पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में दायर किया जाता है, जारी किया जाता है, ताकि ऐसे जो फर्जी लोग घूम रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके, ठीक। सेक्रेटरी भी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट होता है, ये भी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। जो है अगला कौन सा, आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेस से संबंधित है या जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस होती है उससे संबंधित है, कि मतलब जब मतलब इनका ये जहाँ भी लगे होते हैं, आर्म फोर्सेस BSF वगैरह हो गई जो बॉर्डर पे लगी होती है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। जैसे कि ये लोग कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, कोई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनके पास नहीं होता है, क्यों, ताकि जो अगर एसोसिएशन बना लेंगे तो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, आर्मी अपना एक अलग गुट बना करके सरकार के कभी भी अगेंस्ट भी हो सकती है, पाकिस्तान में वही हो रहा है। तो इसलिए आर्टिकल 33 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट ने ये रोक लगाई है कि आर्म फोर्सेस के लोग, पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लोग अपना कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ये इनके पास कोई फंडामेंटल राइट इस तरह का नहीं है, ठीक। फिर आर्टिकल 34 डिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। जब मार्शल लॉ लगा दे, अगर मान लो कहीं भी अगर दंगा फसाद हो जाता है और मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं रह जाता है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 35 एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट। ये किसको, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, संसद को ये पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई भी कानून बना सकते हो।